बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और आज हम नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है क्षेत्रमिति। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्षेत्रमिति होता क्या है। तो क्षेत्रमिति को आप समझ सकते हैं नाप से। तो किसी भी आकृति की नाप, उसकी लंबाई, उसका आयतन, उसका क्षेत्रफल, उसका परिमाप, ये सभी मिला के आते हैं क्षेत्रमिति में। तो इससे पिछली कक्षा 7 में आप एक अध्याय पूरा क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं परिमाप क्या होता है। तो देखिए परिमाप, तो किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाता है। तो कोई भी आकृति आपको दी गई है तो उसकी चारों ओर की बाउंड्री की कुल लंबाई उसका परिमाप कहलाती है। देखिए उदाहरण से समझते हैं। ये कोई एक चतुर्भुज दिया गया है या समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसमें लंबाई दी गई है आपको, ये 5 मीटर की है, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर और ये 4 मीटर। यदि आपसे इस आकृति का परिमाप पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा, इसकी सारी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ देंगे तो जो आएगा वह इसका परिमाप कहलाएगा। इसी प्रकार कोई भी आकृति दी गई है, इस आकृति का परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे आप, इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ देंगे तो वही इसका बन जाएगा परिमाप। क्लियर हुआ परिमाप। ये हम पूरा अध्याय पढ़ चुके हैं कक्षा 7 में। इसके बाद हम क्षेत्रफल को भी समझ चुके हैं कक्षा 7 में। तो देखिए क्षेत्रफल, किसी बंद समतल आकृति द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। अभी हमने परिमाप समझा था समांतर चतुर्भुज का। अब यही समांतर चतुर्भुज, ये कोई आकृति है जो आपको दी गई है। यदि आपने इसको, आप मान लीजिए ये एक शीट है या एक पेपर है इस आकृति का, आपने इसको बोर्ड पे रखा, इस बोर्ड पे रखा तो इसने इस बोर्ड का कितना एरिया कवर किया या कितना क्षेत्र घेरा, ये पूरा क्षेत्र इसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। तो जैसे कोई भी आकृति आपको दी गई है, जैसे ये कोई आकृति दी गई है तो ये आकृति यदि आपने इस बोर्ड पे रखी तो ये बोर्ड का एक एरिया कवर करती है, तो ये क्या कहलाता है, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल और परिमाप क्लियर हुआ। तो देखते हैं हम आगे, ये हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं और कुछ बेसिक आकृतियों का क्षेत्र और क्षेत्रफल भी हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। तो एक बार उसका दोहरान कर लेते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा है कक्षा 7 में, वर्ग। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। तो यदि ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। तो इसका परिमाप निकालने के लिए क्या करना है, आपको सभी भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ना है। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितनी बार जोड़ा आपने, 4 बार। तो ये कितना हो जाएगा, इसका परिमाप 4a। और वर्ग का क्षेत्रफल भी हम पढ़ चुके हैं, वो होता है भुजा इंटू भुजा, मतलब a इंटू ए और a इंटू ए या a स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। क्लियर। दूसरी आकृति हमने पढ़ी है आयत। आयत क्या है, ये लंबाई b, ये चौड़ाई a। अब देखिए ये b है तो ये भी b, ये a है तो ये भी a। अब यदि आप इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या करेंगे, b प्लस a प्लस b प्लस a। तो b कितनी बार जोड़ेंगे आप, 2 बार, और a भी जोड़ेंगे 2 बार। तो क्या कर लिया आपने, 2 को कॉमन निकाल लिया और क्या आ गया, a प्लस b। क्लियर हुआ ये कैसे आ गया, आपने क्या करा, a प्लस b प्लस a प्लस b। तो b भी 2 बार जोड़ रहे हैं, a भी 2 बार जोड़ रहे हैं, तो ये हो गया 2a प्लस 2b। तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया तो a प्लस b। तो यही लिखा है यहाँ पर a प्लस b। 2 गुणा a प्लस b आयत का परिमाप। समझ में आ गया। और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ लंबाई b है, चौड़ाई a है, तो a इंटू b इसका क्षेत्रफल। क्लियर। आगे देखते हैं तीसरी आकृति कौन सी है, त्रिभुज। ये कोई त्रिभुज दिया गया है, ये इसका बेस या आधार है b और इस त्रिभुज की ऊंचाई है h। तो ये भी हम जानते हैं कि इस त्रिभुज का यदि परिमाप निकालना है, इसकी भुजाओं की लंबाई, ये पहली भुजा S1 लंबाई की है, ये S2 लंबाई की है, S3 लंबाई की है, तो क्या हो जाएगा S1 S2 S3। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, तीनों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ देंगे। और त्रिभुज के क्षेत्रफल हम पढ़ चुके हैं कक्षा 7 में, होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 ये आधार b, ऊंचाई h।
क्लियर हुआ? ये सब हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा 2 और आकृतियाँ हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, जो कि है समांतर चतुर्भुज और वृत्त। तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है, ये इसका बेस या आधार है, ये इसकी ऊंचाई है और दूसरी भुजा है ए। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ये बी है तो ये भी बी, ये ए है तो ये भी है, ये भी ए हो जाएगा। अब परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। तो बी कितनी बार जोड़ेंगे? 2 बार। ए कितनी बार जोड़ेंगे? 2 बार। तो इसका परिमाप भी कितना हो गया? 2a + b। समझ में आया? और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम पढ़ चुके हैं, बेस इंटू हाइट। ये बेस आधार इंटू हाइट मतलब इसकी ऊंचाई। क्लियर? अब आता है वृत्त। अब देखिए वृत्त क्या है? ये इसकी त्रिज्या है, ये वृत्ताकार वृत्त बनाया है। तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल ये यहाँ पर आएगा। क्षेत्रफल हम जानते हैं πr² और इसका परिमाप होता है 2πr। क्लियर हुआ? ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसकी परिधि क्या है? इसका परिमाप होगा इसकी परिधि, और परिधि हम जानते हैं वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो इसका परिमाप हो गया। और इसका क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या r है, वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या दी गई है कितना होता है? πr²। तो ये लिख दिया यहाँ पर क्षेत्रफल πr²। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। समलंब का क्षेत्रफल हम पढ़ चुके हैं चतुर्भुज को। तो समलंब कौन सा चतुर्भुज होता है? जिसमें 2 भुजाओं का एक युग्म या आमने सामने की 2 भुजाएं समांतर होती है। तो देखिए इस चित्र में AD भुजा CB के समांतर है और ये दूसरी भुजाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है। तो ये कौन सा चतुर्भुज है? समलंब। अब आपको कोई समलंब दिया गया है और इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या करेंगे? देखिए इस भुजा से यहाँ पर लंब खींच दिया, तो ये आपको दी रखी है इसकी हाइट या इस समलंब की ऊंचाई h। ये h है तो ये भी h हो गया। अब ये देखिए कि इस भुजा को खींचने पर ये आकृति 2 भागों में बट गई, एक ये वाला भाग और एक नीचे वाला भाग। तो ये वाला भाग कौन सी आकृति का है? त्रिभुजाकार। और नीचे कौन सी आकृति का बन गया? आयताकार। क्लियर? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हम जानते हैं ये त्रिभुज बना 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है इसका? ये आधार देखिए यहाँ पर C लिखा है, तो ये आधार C, ऊंचाई इस त्रिभुज की कितनी है? h। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से, तो 1/2 C इंटू h आ गया। अब नीचे क्या बना है? देखिए ये कौन सी आकृति है? आयत। आयत का क्षेत्रफल भी हम जानते हैं क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है? ये a और इसकी चौड़ाई दी रखी है h। तो a इंटू h इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए आयत ABED का क्षेत्रफल कितना हो गया? a इंटू h। अब इस पूरे समलंब का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे? इस क्षेत्रफल में ये वाला क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो देखिए क्या आ गया? आयत ABED का क्षेत्रफल a इंटू h, इसलिए समलंब ABCD का क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल प्लस आयत ABED का क्षेत्रफल। और त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला 1/2 इंटू C इंटू h, और आयत का क्षेत्रफल a इंटू h ये निकाला। इन दोनों को करना है आपको ऐड या जोड़ना है। तो देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ h है, यहाँ भी h है, तो ये h निकल गया कॉमन। यहाँ क्या बच गया? 1/2 C या C/2 लिख सकते हैं, ये लिख दिया C/2 प्लस यहाँ क्या बचा है? a बच गया। अब जोड़ना है तो आप एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? h, 2 एलसीएम लिया तो कितना आ गया? C प्लस 2a। यहाँ कुछ नहीं है मतलब बटा 1, तो 2 में 1 का भाग लगाएंगे आएगा 2, 2 गुणा a, 2a हो गया। अब इस 2a को क्या लिख सकते हैं आप? a प्लस a। 2a क्या है? a प्लस a। तो अब देखिए c प्लस a, चित्र से देखते हैं c प्लस a क्या हो जाएगा? ये c इतना, ये प्लस a इतना, ये पूरा क्या बन गया? c प्लस a b के बराबर आ गया। तो क्या लिख सकते हैं आप? c प्लस a की जगह b लिख दिया, और ये a बचा है तो b प्लस a बटा 2। अब चित्र से देखिए b क्या है और a क्या है? ये b पूरी भुजा है,
और ये ए दूसरी भुजा है। तो समलंब में क्या होती है, आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती है। तो ये समांतर भुजाओं की लंबाई ही तो है ए और बी। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या निकला, h इंटू बी प्लस ए बटा 2। h क्या है, समलंब की ऊंचाई। तो इस सूत्र क्या बन गया, समलंब का क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग बटा 2। क्लियर हुआ, ये क्या आया सूत्र। तो ये आपको याद रखना है, समलंब का क्षेत्रफल होता है ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग बटा 2। चलते हैं अगले टॉपिक पे, सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब आपको ये कोई चतुर्भुज दिया गया है और पूछा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। ये यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ये समांतर चतुर्भुज है। यदि ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हम पढ़ चुके हैं, वो होता है b इंटू एच या उसका आधार इंटू ऊंचाई। अब ये कोई समांतर चतुर्भुज नहीं, देखिए कोई भी चतुर्भुज दिया है तो आप उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, आपने इसका एक विकर्ण खींच दिया AC। अब इस विकर्ण को खींचने पर ये समांतर या ये चतुर्भुज कितने भागों में बट गया, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग। तो पहला भाग की आकृति कैसी आई, त्रिभुज। दूसरे भाग की आकृति भी कैसी आई, त्रिभुज। अब यदि आप इन दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालें और उनको जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, ये दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो हम जानते हैं क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए ये चतुर्भुज पहला ABC, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो गया, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। क्लियर। अब इसमें सूत्र लगाते हैं। तो 1/2 आधार लिया है AC को और ऊंचाई कितनी हो गई है h1। तो 1/2 AC इंटू h1 इस ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। नीचे वाले त्रिभुज का क्या हो जाएगा, 1/2 AC इंटू हाइट कितनी है h2। क्लियर। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ 1/2 AC है, यहाँ भी 1/2 AC है। तो ये कॉमन ले लेते हैं, 1/2 इंटू AC h1 प्लस h2। क्लियर। AC क्या है यहाँ पर, ये विकर्ण। तो क्या लिख देंगे, AC की लंबाई यदि d है तो सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू d। AC की लंबाई d से प्रदर्शित कर रहे हैं, d h1 प्लस h2। तो d क्या है, AC की लंबाई। हमने क्या निकाल लिया, कोई भी दिए गए चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला, उसको एक विकर्ण खींचा, दो भागों में बटा, दोनों त्रिभुजाकार भाग प्राप्त होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम जानते हैं और उन दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर। चलते हैं अगले टॉपिक पे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। हम ये पढ़ चुके हैं समचतुर्भुज क्या है। समचतुर्भुज में क्या होती है, चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। ये इसके विकर्ण हैं, परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं विकर्ण, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये जो विकर्ण AC है, इसने क्या करा, समचतुर्भुज को दो भागों में बांटा, एक इधर वाला भाग और एक उधर वाला भाग। तो दो त्रिभुज कौन से बन गए यहाँ पर, त्रिभुज ACD। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल प्लस दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ABC। इन दोनों को क्षेत्रफल निकाल के अगर हम जोड़ दें तो इस पूरे समचतुर्भुज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार। यदि ये आधार है AC तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इस O से लगा के D तक, ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो इस क्षेत्रफल का सूत्र आया 1/2 AC इंटू OD प्लस दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ये वाला, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार। यदि आधार AC है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, OB। क्लियर। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 1/2 AC यहाँ भी है, 1/2 AC यहाँ भी है। क्लियर। तो ये कॉमन निकाल लिया, 1/2 AC। यहाँ क्या बचा, OD और वहाँ बचेगा OB। तो क्या आ जाएगा, OD प्लस OB। चित्र में देखते हैं OD और OB क्या है, ये देखिए OD प्लस OB, ये दोनों मिलके क्या बन गया, BD बन गया विकर्ण। तो क्या लिख देंगे, OD प्लस OB की जगह BD। तो 1/2 AC इंटू OB प्लस OD हो गया BD। अब AC और BD क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण है। तो ये क्या आ गया, D1 इंटू D2, D डायगोनल
या विकर्ण, तो d1 इंटू d2 बटा 2। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, विकर्णों के गुणनफल का आधा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। समझ में आया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला? तो इसका सूत्र आप याद रखेंगे डायरेक्ट 1/2 d1 इंटू d2। क्लियर? चलते हैं आगे। बहुभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए कोई भी बहुभुज दिया गया है, ये कोई बहुभुज दिया गया है, इसका क्षेत्रफल यदि आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसके भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये देखिए, यदि आपने कोई भी शीर्ष लिया, उसको दूसरे शीर्षों से मिलाया या इसके विकर्ण खींचे, तो क्या हो गया, ये बहुभुज इन दो विकर्णों को मिलाने पर ये बहुभुज कितने भागों में बट गया, 3 भागों में। और 3 कौन से भाग आए हैं? ये भी त्रिभुजाकार भाग, ये भी त्रिभुजाकार भाग, ये भी त्रिभुजाकार भाग। तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं कैसे? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से। तो आपको क्या निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल भी मिल सकता है, इसका भी मिल सकता है और इसका भी मिल सकता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से। और फिर आप क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। तो देखिए क्या लिखा है, बहुभुज ABCDE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल प्लस AED का क्षेत्रफल। जबकि आपको सबकी ऊंचाइयाँ दी गई है, तो आप ये निकाल सकते हैं इसका बहुभुज का क्षेत्रफल। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए एक विकर्ण मिलाया आपने AD को, अब बाकी शीर्षों से डाले गए हैं लंब, जो क्या बन गई, इनकी ऊंचाई बन गई। जैसे ये EF है, वह इस त्रिभुज की क्या बन गई, ऊंचाई बन गई। अब देखिए ये कितने भागों में बटा है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये एक समलंब चतुर्भुज हो गया, क्योंकि ये और ये भुजाएं क्या है, समांतर भुजाएं। और एक ये वाला त्रिभुज हो गया, कौन सा त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज। तो आप इसके क्षेत्रफल को कैसे बांट सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, फिर इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और नीचे तो एक त्रिभुज है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। 4, ये देखिए 1, ये 2, ये 3 और ये 4 भाग बन गए। चारों भाग कौन से हैं ये आप समझ चुके हैं, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और ये समलंब चतुर्भुज है, जिनके सूत्र आपको आते हैं क्षेत्रफल के। तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज AFV का क्षेत्रफल, AFV का क्षेत्रफल प्लस समलंब BFGC का क्षेत्रफल, BFGC का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज CGD का क्षेत्रफल, और लास्ट में कौन सा है, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल निकाल के अगर आप जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस बहुभुज का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? अब यहाँ एक चीज़ और समझते हैं हम। देखिए हमने अभी पढ़ा, कोई भी आकृति दी गई है, उसका परिमाप क्या होता है, इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग। भुजाओं की लंबाई यदि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, कुछ भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 3 + 4 + 5, ये सब क्या है, यदि मीटर में दिया गया है तो परिमाप कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, तो 14 इकाई क्या आई परिमाप की, मीटर आई। इसी प्रकार यदि आपको कोई आयत दिया गया है तो आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई भी मीटर में है, जैसे मान लिया 7 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 5 7 35। अब मीटर गुणा मीटर, 2 बार मीटर का गुणा हो रहा है, तो इसकी इकाई क्या आएगी, मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि परिमाप की इकाई तो आएगी मीटर में, या सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर में, और क्षेत्रफल की इकाई आएगी वर्ग इकाई, या वर्ग इकाई मतलब मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी, या मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर में। क्लियर हुआ क्यों आएगी? यहाँ लंबाई का 2 बार गुणा होता है और यहाँ पर सिर्फ लंबाइयों को जोड़ा जाता है। क्लियर? चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है ठोस आकार। अब देखिए ठोस आकार क्या होते हैं। तो अभी हमने जो आकार पढ़े थे
वर्ग, आयत, वृत्त, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज, ये सब थे द्विविमीय आकृतियाँ। द्विविमीय आकृति मतलब ये जैसे कोई समतल दिया गया है, ये आप बोर्ड ही मान लें, इस बोर्ड पे हमने कोई आकृति बना दी तो क्या हो रहा है, ये बोर्ड का एक एरिया कवर कर रही है जो इसका क्षेत्रफल कहलाता है, ये हमने पढ़ा। अब यदि ये आकृतियाँ उठी हुई हो, उठी हुई जैसे आपके पास कोई मान लीजिए बॉक्स है, तो बॉक्स क्या होता है, स्पेस का एक भाग कवर करता है, समझ में आ रहा है। त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती है, ये तो है द्विविमीय आकृतियाँ जो सिर्फ समतल में स्थित होती है, उठी भी नहीं होती है। यदि ये कोई चौक का डिब्बा मान लीजिए, ये चौक का डिब्बा है तो वो क्या है, त्रिविमीय आकृति है क्योंकि वो उठी भी होती है, उसकी कोई हाइट भी होती है, तो वो क्या करती है, स्पेस में एक एरिया कवर करती है स्पेस का। ये तो क्या है, द्विविमीय एक या किसी समतल का एक एरिया कवर करती है, और जो त्रिविमीय आकृति है वो क्या करती है, जो आकाश है या जो स्पेस है उसका एक एरिया कवर करती है। तो आपको द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर समझ में आया। तो ठोस आकृतियाँ क्या होती है, त्रिविमीय आकृतियाँ ठोस आकृतियाँ कहलाती है। तो देखिए इनकी क्या होती है, एक ऊंचाई भी होती है। अब ये जैसे कोई भी ठोस आकृति है तो इसके जो फलक होंगे या इसके जो पृष्ठ होंगे वो कौन सी आकृति में होंगे, वो तो होंगे द्विविमीय आकृतियाँ। जैसे ये इसका नीचे का पृष्ठ है तो ये कौन सी आकृति है, यदि ये सब ए है, ए, इसका मतलब सारी भुजाएं बराबर है, तो इसके नीचे जो ये पृष्ठ है वो कौन सी आकृति का हो गया, वर्गाकार। क्लियर। तो यहाँ लिखा है त्रिविमीय आकार ठोस आकार कहलाते हैं, द्विविमीय आकृतियों को त्रिविम आकारों के फलकों के रूप में पहचाना जाता है। तो जैसे ये एक त्रिविमीय आकृति है, इसके फलक होंगे द्विविमीय आकृतियाँ। देखिए ये तो हमने मान लिया कोई घन है, तो घन का पृष्ठ या प्रत्येक पृष्ठ होते हैं वर्ग की आकृति के। यदि ये आकृति ऐसी होगी, इस तरह का अगर अपने पास कोई बॉक्स है तो इसके सभी पृष्ठ कौन सी आकृति के हो जाएंगे, आयताकार। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि त्रिविमीय आकार के पृष्ठ द्विविमीय आकार होते हैं। ये त्रिविमीय आकार है, इसके पृष्ठ कैसे हैं, या तो वर्ग है या मान अभी जैसे हमने घनाभ देखा तो इसका पृष्ठ कौन सी आकृति का है, आयत। तो द्विविमीय आकृति के हैं इनके पृष्ठ, ये समझ में आया। तो द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियाँ समझ में आ गई, ठोस आकृतियाँ समझ में आ गई। अब हम ठोस, तीन तरह की ठोस यहाँ हम पढ़ेंगे, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला ठोस जो हम पढ़ने वाले हैं वह है घनाभ। क्लियर। ये घनाभ आकृति आप जानते हैं, जैसे आपका ड्राइंग बॉक्स है तो वह घनाभ की आकृति का है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, ये घनाभ की लंबाई हो गई, ये घनाभ की चौड़ाई और ये घनाभ की ऊंचाई हो गई। क्लियर। इसका आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जैसे आपका बॉक्स है तो एक इसमें तल होता है, एक इसका ऊपरी भाग होगा, एक ये साइड के होंगे और ये पीछे के दो पृष्ठ होंगे। तो इसमें कुल कितने पृष्ठ हो गए, 6 पृष्ठ हुए। तो पूरे 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल के यदि आप जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो द्विविमीय आकृति होती है उसमें तो सिर्फ एक ही आकृति होती है, जैसे ये है, तो इसके द्वारा जो घेरा गया क्षेत्र है वह इसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब परंतु ये भी बताया है आपको कि जो ठोस आकृतियाँ है जैसे घनाभ, तो क्या है, उठी हुई आकृतियाँ हैं, उनके बहुत सारे पृष्ठ होते हैं। जैसे ये घनाभ है, इसमें 6 पृष्ठ हैं, तो इन 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल आप निकाल के जोड़ दें तब आएगा इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। तो चलते हैं आगे। अब देखिए ये जो नीचे वाला पृष्ठ है कौन सी आकृति का दिख रहा है, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ दी गई है L और चौड़ाई दी गई है B, और ऐसा का ऐसा पृष्ठ ऊपर भी है। तो यहाँ देखिए L इंटू B नीचे के पृष्ठ का क्षेत्रफल और ऊपर के पृष्ठ का क्षेत्रफल भी, ये भी क्या है L और ये भी B है, तो ऊपर के पृष्ठ का क्षेत्रफल भी क्या हो गया, L इंटू B। अब देखते हैं हम साइड वाले पृष्ठ, ये समझ में आ गए ऊपर नीचे का। अब साइड में देखिए ये H है और ये B है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, इस वाले का, इसका हो गया B इंटू H। और ऐसा का ऐसा पृष्ठ इसके सामने भी है, तो कितनी बार लिखेंगे B इंटू H,
2 बार, ऐसे 2 पृष्ठ हैं। अब देखिए सामने ये जो फ्रंट में दिख रहा है, ये आगे की तरफ, ये क्या है L और ये है H। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, जो आगे पृष्ठ है L इंटू H, और ऐसा का ऐसा ये पीछे वाला भी पृष्ठ है, ये वाला। दिखा? तो इसका एरिया कितना हो जाएगा L इंटू H, आगे और पीछे का। तो कितने पृष्ठ हो गए L इंटू H वाले, 2, तो 2 बार जोड़ दिया L इंटू H। तो इसको क्या लिख सकते हैं, LB प्लस LB को 2LB, तो ये लिख दिया 2 इंटू LB। BH प्लस BH, तो ये क्या हो गया 2 गुणा BH, B गुणा H लिख दिया, 2 बार हो गया। H इंटू L 2 बार है तो 2 H इंटू L हो गया। इन सब में 2 आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल लिया, ये हो गया LB, ये हो गया BH और ये हो गया HL। तो 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ से क्या निकला, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2L इंटू B प्लस H इंटू L प्लस B इंटू H। क्लियर हुआ? ये आपको याद रखना है सूत्र के रूप में। ये निकला कैसे, ये समझ में आ गया, तो अब इसको आपको याद भी रखना है। क्लियर? अब चलते हैं आगे। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए कोई आपने बॉक्स लिया, यदि उस बॉक्स का पैंदा हटा दें और ऊपर का टॉप हटा दें तो क्या बचता है, सिर्फ चारों ओर का पृष्ठ बचेंगे। तो चारों ओर के पृष्ठों का क्षेत्रफल आप जोड़ दें तो वो कहलाएगा उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए घनाभ की दीवारें तल और शीर्ष के अतिरिक्त फलक पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल प्रदान करती हैं। तो कितने पृष्ठ हो गए, अब 4 ही बचे, आगे पीछे और साइड के 2। तो क्या हो जाएगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2HL प्लस BH। ये जो ऊपर और नीचे के थे पृष्ठ LB वाले, ये दोनों हट गए। यहाँ LB वाला जो पृष्ठ था ये हट गया, तो क्या बच गया 2BH प्लस HL। तो 2BH प्लस HL बच गया। ये इसका क्या कहलाएगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर? तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दूसरी ठोस आकृति है जो हमको पढ़नी है और वो है घन। अब देखिए घन को समझ सकते हैं आप चौक के डिब्बा से। तो चौक का डब्बा कौन सी आकृति का है, घनाकार आकृति का। अब चौक के डिब्बे को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके सारे पृष्ठ कौन सी आकृति के हैं, वर्गाकार। और वर्ग का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा इंटू भुजा। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, कितने पृष्ठ हो गए, एक नीचे का तल, ऊपर का शीर्ष, साइड के 2 और आगे पीछे के 2, कुल 6 पृष्ठ हुए। और 6 पृष्ठों का प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर को आप कितनी बार जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 पृष्ठ हैं, 6 का क्षेत्रफल a स्क्वायर। तो 6 बार आपने a स्क्वायर को जोड़ा तो ये कितना हो गया, 6a स्क्वायर। क्लियर? तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ये आपको याद रखना है सूत्र के रूप में। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, घन का। जैसे अभी आपने घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, ऐसे ही घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करना होता है, जो इसका पैंदा है वह और इसका जो शीर्ष है वो हटा देते हैं। तो सिर्फ क्या बचता है, इसके चारों ओर के पृष्ठ बचेंगे। तो चारों ओर के पृष्ठ कितने हो जाएंगे, 4। तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, आगे पीछे के और दोनों साइड के पृष्ठ। और सभी का क्षेत्रफल है a स्क्वायर। तो कितनी बार जोड़ना होगा आपको, 4 बार। तो 4a स्क्वायर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्लियर? चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब जो तीसरी ठोस आकृति पढ़नी है हमें, वह है बेलन। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले हम बेलन की आकृति को समझते हैं। अभी आपके पास एक आयताकार यदि कोई शीट है, कागज की कोई शीट है, इसको आप ऐसे फोल्ड कर दें तो कौन सी आकृति बन जाएगी, बेलनाकार आकृति बन जाएगी। इसी शीट को अगर आपने फोल्ड कर दिया तो हमको मिल जाता है बेलन। क्लियर? अब बेलन को ऊपर और नीचे से ढक दें, शीट से ही ढक दें, तो वो कौन सी आकृति की शीट ऊपर और नीचे लगानी होगी, वृत्ताकार आकृति लगानी होगी।
ये समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, अब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो बीच वाली जो आकृति हुई, शीट को फोल्ड करने पर जो आया इसका बेलन का वक्राकार भाग, वो कौन सी आकृति का आएगा अगर अपन उसको खोल दें। अभी इसको खुले हुए रूप में देखिए, तो ये कौन सी आकृति है, आयताकार। अब आपने इसको फोल्ड करके बनाया है बेलन, तो बेलन के ऊपर वाला भाग कौन सी आकृति का हुआ, वृत्ताकार। और बेलन के नीचे वाला भाग कौन सी आकृति का हुआ, वह भी वृत्ताकार हुआ। अब यदि वृत्त की त्रिज्या आपने मान ली है r, क्लियर, आपने इसको खोल दिया, तो जो वृत्ताकार भाग है ऊपर या नीचे वाला, उसकी जो परिधि है वह इसका क्या बन जाएगी, लंबाई बन जाएगी इस आयत की। तो इस आयत की लंबाई की जगह आप क्या लिखेंगे, 2πr। और चौड़ाई क्या है इस बेलन की, हाइट या ऊंचाई, ये बेलन जितना ऊंचा है वह इसकी चौड़ाई हो गई h। और ऊपर और नीचे वाले भाग जो वृत्ताकार भाग हैं उनकी त्रिज्या कितनी आ गई, r। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब आपको बेलन का निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक पृष्ठ तो हुआ ये वृत्ताकार पृष्ठ, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यहाँ लंबाई 2πr है, इंटू चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ कितनी है, जो बेलन की हाइट है या जो ऊंचाई है h। तो 2πr इंटू h क्या हो गया, इसके वक्राकार भाग का क्षेत्रफल। और कौन से पृष्ठ हैं, ऊपर के और नीचे के, और वो किस आकृति के, अभी हमने देखा वृत्ताकार आकृति के। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, क्या होता है πr²। तो क्या हो गया ये πr² ऊपर का क्षेत्रफल और πr² नीचे का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ ये कैसे आया। तो देखिए ये कोई बेलन दिया था आपको, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसके नीचे की त्रिज्या, ये ऊपर की त्रिज्या। तो इसके क्षेत्रफल में तीन पृष्ठ आए इसके, एक वक्र पृष्ठ आया, एक ऊपर का वृत्ताकार पृष्ठ और एक नीचे का वृत्ताकार पृष्ठ। तो ऊपर के वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल आया πr², वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आया 2πr इंटू h, प्लस नीचे के वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल आया πr²। अब देखिए πr² दो बार जुड़ रहे हैं, तो ये आ गया 2πr², प्लस बीच में क्या है 2πrh, ये 2πrh। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2πr दोनों में, तो ये कॉमन निकाल दिया 2πr। अब यहाँ r² है, एक r कॉमन निकल गया, तो कितना r बचा, एक r बचा है, तो ये आ गया एक r, प्लस ये लिखा है प्लस यहाँ क्या बचा है, h बचा है, तो ये हो गया r प्लस h। तो आपने ये क्या देखा कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr r प्लस h। ये आपको सूत्र के रूप में याद रखना है। r क्या है, बेलन की त्रिज्या, और h क्या है, बेलन की ऊंचाई। क्लियर हुआ, समझ में आया ये अच्छे से। तो आपको ये सूत्र के रूप में याद रखना है। क्लियर। अगला टॉपिक देखिए, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे हमने घनाभ और घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखे, तो क्या किया, उसमें नीचे के तल का और ऊपर के शीर्ष का क्षेत्रफल हटा दिया। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे क्या थे, वृत्ताकार पृष्ठ थे, यदि उन्हें हटा दिया जाए तो सिर्फ क्या बच जाएगा, उसका वक्राकार भाग। और वक्राकार भाग कौन सी आकृति का होता है, आयत का। और आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई है 2πr इंटू चौड़ाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो 2πr इंटू h इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, तो भी क्या होगा, 2πrh। क्लियर है, समझ में आया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, घन, घनाभ और बेलन का आयतन। तो देखिए सबसे पहले आयतन होता क्या है। तो देखिए एक त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाता है। अब पहले इसको समझते हैं कैसे। एक चौक का डिब्बा है, वो त्रिविम में या स्पेस में एक जगह घेरता है। वो जो जितनी जगह घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। आपके घर में कोई अलमारी है, तो अलमारी भी क्या करती है, स्पेस का एक एरिया या एक जगह घेरती है, वह उसका आयतन है। आपका ये रूम है, तो रूम भी क्या है, स्पेस में एक जगह घेरे हुए है, तो वह उसका आयतन है। तो आपको क्या करना है, ठोस आकृतियाँ जो हमने पढ़ी है, घन, घनाभ और बेलन, इनका आयतन के सूत्र निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम निकाल रहे हैं घनाभ का आयतन। ये कोई घनाभ लिया, तो घनाभ में क्या है,
जो इसका आधार है वो कौन सी आकृति का है? आयत है। अब उसका जो वक्र पृष्ठ है वह नीचे वाले आधार पर क्या है? लंबवत खड़ा है। तो ऐसी आकृतियों का या ऐसे आकारों का जो आयतन होता है वह होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब आधार कौन सी आकृति का है? इसका आयत, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या बन गया? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। दूसरा है घन का आयतन। घन के आयतन में भी क्या है? आधार कौन सी आकृति का हो गया? उसका वर्ग, और ऊपर क्या है? उसके ऊपर ऊंचाई यदि दी गई है तो ऊंचाई भी क्या होगी? ए ही है। तो इसमें भी क्या करोगे आप? ये बनाया घन, तो घन में भी क्या होता है? जो आधार है उसके ऊपर जो इसका वक्र पृष्ठ है वह लंबवत खड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल इंटू इसका आयतन भी क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल क्या है? यदि ये ए है, ये ए है, तो ए स्क्वायर हो गया, तो भुजा स्क्वायर इंटू ऊंचाई भी क्या है? सब समान है, इंटू भुजा, तो क्या हो गया? भुजा क्यूब। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब सेम इसी तरह बेलन, बेलन में भी क्या होता है? जो वक्र पृष्ठ है वह आधार पर लंबवत खड़ा होता है, तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है? वृत्ताकार भाग है, तो पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है इसकी? h, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर h। क्या हो गया इसका? बेलन के आयतन का सूत्र। क्लियर हुआ? अब यहाँ एक और चीज़ समझते हैं, यहाँ से देख लीजिए, घनाभ का आयतन हमने क्या निकाला? सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही निकाला। लंबाई दी है यदि 5 मीटर, चौड़ाई दी है 2 मीटर और ऊंचाई दी है 1 मीटर, तो इसका आयतन कितना हो गया? 5 दूनी 10। मीटर कितनी बार गुणा हो रहा है? 3 बार, तो इसका जो इकाई आएगी वह क्या आएगी? मीटर क्यूब। क्लियर? अभी हमने देखा था परिमाप की इकाई थी मीटर और क्षेत्रफल की इकाई थी वर्ग इकाई या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह आयतन की इकाई में आप क्या लिखेंगे? मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दी गई ये लंबाई है तो क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब या घन इकाई। क्लियर? समझ में आया? चलते हैं अगले टॉपिक पे, आयतन और धारिता। अब देखिए, कोई भी आपके पास, जैसे आपने एक बॉक्स लिया, घनाभाकार बॉक्स, अंदर से खोखला है वह, तो क्या हुआ? उसने स्पेस का एक भाग कवर किया, वही उसका क्या कहलाया? आयतन। ये भी हमने समझ लिया है। अब यदि इस खोखले डब्बे को पानी से या किसी भी तरल पदार्थ से भरना है, फुल भरना है, तो ये कितना तरल पदार्थ उसके अंदर मैक्सिमम भरा जा सकता है वह कहलाती है उसकी धारिता। क्लियर? तो धारिता और आयतन समझ में आया। आयतन क्या होता है? जो स्पेस का जितना भाग उसने घेर रखा है वह कहलाता है उसका आयतन, और जितना मैक्सिमम तरल पदार्थ उसके अंदर भरा जा सकता है वह कहलाती है उसकी धारिता। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो देखिए क्या लिखा है, किसी वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह की मात्रा उसका आयतन कहलाती है। किसी बर्तन में भरी गई वस्तु की मात्रा उसकी क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। जितना आयतन बढ़ता जाएगा धारिता भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये समझ में आ रहा है? ये समानुपाती हो गए, आयतन बढ़ा तो धारिता भी बढ़ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखिए, आप जानते हैं जैसे आप दूध लेने जाते हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं? 1 लीटर दूध दे दो। क्लियर है ना? लीटर में नापते हैं तरल पदार्थों को। तो देखिए 1 ml बराबर है 1 सेंटीमीटर क्यूब में। यदि आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब कोई, इसकी सारी भुजाएं घन है कोई जिसकी सारी भुजाएं 1 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसके अंदर कितना तरल पदार्थ आएगा? मैक्सिमम 1 ml। क्लियर है? तो आप क्या कर सकते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब को लिख सकते हैं 1 ml के बराबर। क्लियर हुआ? तो आपने ये ml और सेंटीमीटर क्यूब को बराबर में कैसे लिख दिया? तो क्या हुआ, जैसे आपने 1 ml दूध ले लिया, वो इसके अंदर भरा तो दूध की आकृति भी क्या हो जाएगी?
इसके इस वाले में डाला आपने, यदि घन में डाला है तो घन की आकृति ले लेगा, घनाभ में डाला है तो घनाभ की आकृति ले लेगा। और पूरा जो स्पेस था वो इसने भी कवर किया, दूध डाला है तो दूध ने पूरा स्पेस कवर कर लिया इस बॉक्स के अंदर का। तो बॉक्स के अंदर का स्पेस क्या था, वो उसका आयतन ही तो था। तो आप क्या लिख सकते हैं, आयतन और ml को आपने बराबर कर दिया। आप पढ़ चुके हैं कि आप आयतन की इकाई को आयतन की इकाई के बराबर ही तो रख सकते हैं। आप ये थोड़ी लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो लंबाई की इकाई है, ये आयतन की इकाई है। पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो लिक्विड है उसका ml बराबर कर रहे हैं इस आयतन के बराबर। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जितना बॉक्स है उसी में आपने भरा है लिक्विड, तो लिक्विड ने क्या किया, उतने ही आयतन को कवर कर लिया। तो ये आया 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, ये आपको याद रखना है। अब 1 लीटर अगर लिक्विड है तो वो कितना आयतन कवर करेगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये कैसे हुआ, 1 ml, इसके अंदर 1000 का गुणा कर दो तो कितना हो गया 1000 ml, इधर भी 1000 का गुणा करना पड़ेगा तो ये हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1000 ml होता है 1 लीटर के बराबर, ये आप जानते हैं। तो क्या हो गया, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी समझ में आया कैसे लिखा, आपको ये याद रखना है। इसी से ये बन गया 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों तरफ 1000 का गुणा किया तो ये तो बन गया 1 लीटर और पीछे आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब देखिए 1 मीटर क्यूब निकालना है, 1 मीटर क्यूब, इसका मतलब क्या, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यही तो हुआ 1 मीटर क्यूब है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। देखिए कितने ज़ीरो हो गए, 2 2 4 2 6, तो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। तो क्या लिखा है यहाँ पर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर कितना हो जाएगा 1000 ml, 1000 लीटर। ये कैसे हुआ, देखिए आपने ये पढ़ लिया है। अब आपको क्या है, दोनों तरफ 1000 का गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1000 L। यहाँ पर कितने ज़ीरो हो गए, 3 तो पहले ही थे, 3 और आ गए, सेंटीमीटर क्यूब। और ये हमने अभी देखा ये किसके बराबर है, 1 मीटर क्यूब के बराबर है। तो यहाँ क्या हो गया, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 के बाद 60 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। क्लियर हुआ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इससे ये दोनों चीज़ निकल जाएगी। क्लियर हुआ, आयतन और धारिता समझ में आया। तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुए। क्या क्या पढ़ा हमने, पहले हमने पढ़े हैं परिमाप, फिर पढ़े हैं क्षेत्रफल, फिर पढ़े ठोस आकृतियाँ। ठोस आकृतियों में 3 आकृतियाँ पढ़ी हैं हमने, कौन कौन सी, घन, घनाभ और बेलन। इनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखे, इनके आयतन देखे और आयतन और धारिता को हमने समझाए। ये सब सारे टॉपिक क्लियर हुए। तो इन सारे टॉपिक्स पे आधारित है आपकी प्रश्नावली 11, तो 11.1 पूरी आधारित है आपके पूर्व ज्ञान पर, कक्षा 7 से जो आप पढ़ के आए हैं। तो कक्षा 7 में हमने पढ़ा है परिमाप और क्षेत्रफल, तो इस पर आधारित होगी प्रश्नावली 11.1 जो हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो मिलते हैं अगली प्रश्नावली 11.1 के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।